इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास विड्थ और या क्लास लेंथ जो है वो किस तरह से डिसाइड की जाती है। यानी कि डेटा सेट अगर हमें दिया है और हमने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी लेंथ रखनी है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि वहां पर हमें ये चीज गिवन थी, प्रोवाइडेड थी कि आपने 6 डेज का इंटरवल बनाना है। तो हमने हर क्लास में सिक्स सिक्स की लेंथ ली, यानी कि हर क्लास में सिक्स सिक्स पॉइंट्स लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये चीज नहीं गिवन तो हमें फिर ये कैसे पता चलेगा कि हमने क्लास विड्थ या क्लास लेंथ जो है वो इसको कितना रखना है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिससे हम जो है वो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो डिसाइड करते हैं। वो क्या है कि आपने क्या देखना होता है, आपने डेटा सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू देखनी होती है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर डेटा सेट जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं डेटा सेट के अंदर, इनके पॉइंट्स में है वैल्यूज, तो जो नेक्स्ट यूनिट वैल्यू आफ्टर लार्जेस्ट वैल्यू आएगी, जैसे लेट सपोज आपके पास वैल्यू है 6.2, सबसे बड़ी वैल्यू है 6.2। ठीक है, तो 6.2 नहीं इस फॉर्मूले में लगाना, यहाँ पर आपने यहाँ लिखना है 6.2 के बाद यानी कि नेक्स्ट जो यूनिट वैल्यू है यानी कि 7। ठीक है, वो यानी नेक्स्ट जो होल नंबर है, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर आपने लिखनी है। लेट सपोज अगर सबसे बड़ी वैल्यू डेटा सेट के अंदर 6.8 है, तब भी हमारे पास यहाँ पर इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम क्या वैल्यू लगाएंगे, 7 लगाएंगे। ठीक है, अगर 6.1 है तब भी 7 लगाएंगे। सही है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, नेक्स्ट यूनिट वैल्यू। नेक्स्ट यूनिट वैल्यू मीन्स जो नेक्स्ट होल नंबर होगा आफ्टर लार्जेस्ट वैल्यू इन द डेटा, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा। डेटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू, वो चाहे फ्रैक्शन में है नहीं है, वो आप जैसी होगी एज इट इज यहाँ पे लिख दें, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। आपने कितनी क्लासेस बनानी है, आपने 6 क्लासेस बनानी है, आपने 5 क्लासेस बनानी है, आपने 7 क्लासेस बनानी है, कितने ग्रुप्स में, यानी आपने डेटा सेट के अंदर कितने ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे एक क्लास के अंदर मैं चाह रही हूँ कि मैं 5 ग्रुप्स बनाऊं, तो अब मुझे देखना है कि मुझे हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स को रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्लास विड्थ जो है वो कैसे रखी जाएगी, कैसे डिसाइड की जाएगी, वो हम इस फॉर्मूले से डिसाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, क्लास विड्थ को हम आई, स्मॉल आई या फिर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एच से। क्लास विड्थ भी कहते हैं, क्लास लेंथ भी कहते हैं, क्लास हाइट भी कहते हैं इसे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं इस फॉर्मूले को, अब देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक डेटा सेट है, कोई रॉ डेटा हमें दिया हुआ है, और हमने उसमें देखा कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है डेटा सेट के अंदर वो है 16.3 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 15.2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट यूनिट वैल्यू आफ्टर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू 16.3 इन द डेटा। ठीक है, 16.3 को अगले यूनिट पर लेकर जाएंगे, मतलब अगले होल नंबर पे लेकर जाएंगे, तो 16.3 से नेक्स्ट होल नंबर बनता है 17, तो यहां पर हमने लिखा 17। ठीक है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू जैसी होगी एज इट इज हमने लिख देनी 15.2, यानी वो अगर फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में लिख दें, फ्रैक्शन में नहीं है जिस तरह से भी है, जैसी भी होगी उसको एज इट इज लिखना है आपने। और डिवाइड करना है इसे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस पर, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, लेट सपोज मैंने 6 डिसाइड किया कि मुझे 6 ग्रुप्स बनाने हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया 6 पर। ठीक है, तो 17 माइनस 15.2 डिवाइडेड बाय 6 से हमारे पास बनता है 0.3, यानी कि अब मुझे क्लास विड्थ रखनी है 0.3 की। जैसे लेट सपोज अगर मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू जैसे मैंने लिखी हुई है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने लिखी है, यहाँ पर मैंने लिखी है स्मॉलेस्ट वैल्यू 15.2, तो मैं 0.3 की क्लास विड्थ के साथ क्लासेस कैसे बनाऊंगी, 15.2 से ये स्टार्ट होगा इस तरीके से। हम कहेंगे कि पहली क्लास हमारी बनेगी 15.2 से लेकर कहाँ तक, अब आपने काउंट करें, 15.2, 15.3, 15.4, 0.3 का है ना, 0.3 का डिफरेंस है। 0.3 के विड्थ के साथ हमने 0.3 की हाइट के साथ हमने इंटरवल लेना है। ठीक है, तो 15.2 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, आप चाहें तो 15 से भी स्टार्ट कर लें। 15.2 से भी स्टार्ट करूँ, 15.2, 15.3, 15.4, तो मैं लिखूंगी कि 15.4। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप कैसे बनाऊंगी, अब मैं शुरू करूंगी 15.5 से, 15.5 से 15.5, 15.6, 15.7, तीन तीन पॉइंट्स लेने हैं। 15.7, देखिए 15 अपनी जगह पर है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले में हमने 0.3 ऐड किया है। जैसे 0.3 का की क्लास विड्थ है, तो 15.5, 15.6, 15.7, सिर्फ पॉइंट के बाद वाले डिजिट को मैं इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, 15.8 से मेरे पास बनेगी 15.8, 15.9, 15.
15.8, 15.9 और फिर 16। तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी 16 तक। इस तरीके से हम बनाएंगे अपनी क्लासेस। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो क्लास विड्थ है उसका डिसाइड करना क्यों जरूरी है। अब यहाँ देखें, ये मैंने एक डेटा सेट की एग्जांपल ली है, इसमें जो क्लास विड्थ है ये अनइक्वल है, इक्वल क्लास विड्थ नहीं है। ठीक है, जैसे क्लास विड्थ जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो हम हर क्लास को, हर ग्रुप को उसी लेंथ के साथ रखते हैं। अगर पहली क्लास 1 से 5 है, 5 पॉइंट्स है उसमें, तो दूसरी क्लास 6 से 10 होगी, उसमें भी 5 पॉइंट्स होंगे। जितनी भी क्लासेस हैं सबकी क्लास विड्थ एक ही जैसी होगी। ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अनइक्वल क्लास विड्थ हम रख लेंगे, जैसे इस क्लासेस में हुआ है, इस डेटा में हुआ है। अब यहाँ देखिए 15.1 से 15.5, फिर 15.6 से 15.8, फिर 15.9 से 16.1। यहाँ देखें क्लास विड्थ किस तरह से वेरी कर रही है। यहाँ पर अच्छा, क्लास विड्थ कैलकुलेट करने का तरीका भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्लास विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल्स मींस कि आपके पास 15.1 से शुरू है पहली क्लास और 15.5 पे खत्म है, और अगली क्लास 15.5 से नहीं शुरू बल्कि एक जंप से शुरू है, 15.6 उससे, उसके नेक्स्ट डिजिट से शुरू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से शुरू है। तो 15.6 से 15.8 तक का इंटरवल है, फिर अगला 15.9 से शुरू है, 15.8 से नहीं शुरू, मतलब 15.8 और 15.9 के दरमियान में गैप है। ठीक है, इस तरीके से अगर क्लासेस दी हुई हैं तो इनका क्लास विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो नेक्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट होती है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं इससे ऊपर वाली, यानी कि इससे जो प्रीवियस क्लास है उसकी लोअर क्लास लिमिट, यानी कि 15.6 माइनस 15.1, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब ये इस क्लास की क्लास विड्थ हो गई। सेकंड क्लास की देखते हैं, इसको अपनी इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें से माइनस करेंगे, 15.9 माइनस 15.6, यानी कि दो कंसेक्यूटिव क्लासेस की सिर्फ लोअर क्लास बाउंड्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्लास विड्थ पता चल जाएगी कि क्लास विड्थ क्या रखी है। अब आप देखें यहाँ पर क्लास विड्थ 15.9 से 15.6 को माइनस किया तो आता है 0.3। क्लास विड्थ डिफरेंट है। ठीक है, जब क्लास विड्थ डिफरेंट है, इक्वल ग्रुप्स नहीं है, तो हम ये जो डेटा सेट है ये इंफॉर्मेटिव नहीं है। हम जब इसको एनालिसिस करेंगे तो हम इसका एनालिसिस इस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर हमने किसी एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है, अब हर ग्रुप चूंकि अनइक्वल है तो किस तरह से हम ग्रुप की सिलेक्शन करेंगे? ठीक है, तो इसलिए ग्रुप्स की सिलेक्शन, ग्रुप्स बनाने के लिए इक्वल विड्थ का होना बहुत जरूरी है। जैसे इस यहाँ देखें, उसी उसी डेटा को यहाँ पर इक्वल विड्थ के साथ बताया गया है। किस तरह से? 15.1 से 15.5, फिर 15.6 से 16, फिर 16.1 से 16.5, फिर 16.6 से 17। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पर हर क्लास में कितना डिफरेंस आ रहा है, इस तरह से निकालेंगे आप। कैसे डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? डिफरेंस देखते हैं किस तरह निकालेंगे। यहाँ देखें किस तरह से आप क्लास विड्थ निकालेंगे। 15.6 यानी कि ये वाला जो नंबर है, जो दो कंसेक्यूटिव क्लासेस हैं, इसकी दोनों लोअर लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, किस तरह से? 15.6 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 15.1 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.5। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास देखें आप, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में आप किस तरह से करेंगे? इन दो कंसेक्यूटिव क्लासेस को सब्ट्रैक्ट की लोअर लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16.1, ठीक है, क्या आएगा? 16.1 माइनस 16, सॉरी 16 नहीं, 15.6, 16.1 माइनस 15.6, 15.6, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में देखें, इसमें भी क्लास विड्थ इसी तरीके से निकालेंगे। ये मैं क्लास विड्थ निकालने का वो तरीका बता रही हूँ जब आपके पास जो क्लास इंटरवल्स जो हैं वो क्लास लिमिट्स की शक्ल, इन्हें हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। क्लास लिमिट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पहली क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है वो अगली क्लास की लोअर क्लास लिमिट से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि 15.5 पे पहली क्लास खत्म हो रही है तो अगली क्लास 15.5 से ही शुरू हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इन्हें हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। जब हमारे पास प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट जो है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है, ठीक है, इसमें गैप आता है तो इन्हें हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखो 16.0 और इसका 16.1, 16.1 से शुरू है, 16 से नहीं शुरू अगला ग्रुप। ठीक है, इसी तरह 16.5 से लेकर 16.6, 16.5 अपर लिमिट है
थर्ड क्लास की, और फोर्थ क्लास की लोअर लिमिट है 16.6। तो जब इस तरह से क्लास, इन्हें हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। क्लास लिमिट्स जब हमें दी हुई होती हैं तो क्लास लिमिट्स में से क्लास विड्थ को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 16 माइनस 16.6, ठीक है, और माइनस 16.1, 16.1, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास है, अब नेक्स्ट क्लास में कैसे करोगे, नेक्स्ट क्लास में अब चूंकि इससे अगली क्लास नहीं है हमारे पास, तो आप इमेजिन करें कि 17 के बाद अगली क्लास अगर होती तो क्या होता। 17 के बाद अगली क्लास होती तो 17.1 से स्टार्ट होती, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी विड्थ निकालने के लिए 17.1 माइनस 16.6, तो इक्वल आएगा 0.5 के। ठीक है। क्लास विड्थ सारे क्लासेस की एक ही जैसी होगी, सेम क्लास विड्थ होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्लास विड्थ के। क्लास लिमिट्स में से हम क्लास विड्थ को कैसे निकालेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब क्लास इंटरवल्स इस तरीके से दिए हुए होंगे क्लास लिमिट्स, तो उनमें से फिर क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालेंगे। क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, मैं जिस तरह से अभी आपसे कह रही थी कि एक क्लास जो है वो जिस पॉइंट पे खत्म हो रही है, अगली क्लास जो है वो उससे नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट है, तो इनके दरम्यान में गैप है। 1 से लेकर 5 तक का ग्रुप है, फिर अगला 6 से लेकर 10 तक का ग्रुप है। अगर मुझे इस गैप को खत्म करना है, ठीक है, इसके लिए हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। बाउंड्रीज क्या होती है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसका बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके पास जो इनका गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है। जैसे 1 से लेकर 5 तक की क्लास है पहली, फिर 6 से लेकर 10 तक की क्लास है, यानी कि 5 के बाद अगली क्लास 6 से शुरू है, तो 6 और 5 के दरमियान में 1 का डिफरेंस है। ठीक है। यानी ये वाला 5 और ये वाला 6, या ये वाला 10 और ये वाला 11, यानी कि एक क्लास की अपर लिमिट और उससे नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, गैप देखने के लिए, देखना है कि अगली क्लास कितने जंप के साथ शुरू हुई है। तो 5 और 6, तो 6 माइनस 5 से हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है। अब 6 माइनस 5 से जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसके साथ आपने क्या करना है, उसे आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है। 1 जो वैल्यू आएगी, 1 जो डिफरेंस आ रहा है, 1 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब 0.5 वो पॉइंट हमें पता चल गया जो कि इनके दरमियान में इस गैप को खत्म करने के लिए हमें हेल्प आउट करेगा। किस तरीके से हेल्प आउट करेगा, अब आपने क्या करना है कि बाउंड्रीज बनाने के लिए क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से इस 0.5 को, ये जो 0.5 आया है, लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। तो जब लोअर लिमिट 1 है, 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। ठीक है। अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5.5। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में देखें, 6 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5.5। 10 में 0.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10.5। अब ये देखें गैप खत्म हो गया। पहली क्लास बाउंड्री 0.5 से 5.5 है, अगली क्लास 5.5 से ही शुरू है। ठीक है। अब यहाँ पर 10 में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 10.5, 15 में 0.5 ऐड किया तो आया 15.5। यानी क्या करेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास। इनका जो डिफरेंस आएगा, वी विल डिवाइड दैट डिफरेंस बाय 2। जो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5, वी विल सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड दैट वैल्यू इनटू द अपर लिमिट टू गेट द क्लास बाउंड्रीज। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास देखें, 16 है, 16 से स्टार्ट है, 16 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15.5, और फिर 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25.5। तो इस तरीके से हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक है। क्लास बाउंड्रीज हम आगे जब हम करेंगे फॉर्मूलाज देखेंगे, आप देखेंगे क्लास बाउंड्रीज बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज हो रही होती है। वहां पर हम अगर लेट सपोज आपने डेटा की प्रेजेंटेशन क्लास इंटरवल्स की शक्ल में कर ली है और अब आपको जो एनालिसिस करने को कह दिया उसमें क्लास बाउंड्री यूज हो रही है, तो आप दोबारा से सारे पूरे प्रेजेंटेशन दोबारा से तो नहीं करेंगे, तो फिर आप क्लास बाउंड्रीज का कॉलम यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास इस तरीके की क्लासेस हो, अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स इस तरीके का हो कि
पहली क्लास 0 से 5 है और अगली क्लास 5 से ही शुरू है। इट मीन्स कि इन दिस केस क्लास लिमिट्स आर द क्लास बाउंड्रीज। अब हमें क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज नो गैप। अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास आर सेम, यानी दो कंसेक्टिव क्लासेस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है। ठीक है, इसीलिए हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इन्हीं को हम क्लास बाउंड्रीज कंसिडर करते हैं। तो हम इस तरीके का भी इंटरवल बना सकते हैं। जब हम रॉ डेटा में से क्लास इंटरवल्स बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, ग्रुप्स में जब डिवाइड करते हैं डेटा को, तो हम इस तरीके का भी इंटरवल बना सकते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि अब अगर लेट सपोज हमारे डेटा में एक वैल्यू आ जाती है 5, ठीक है, अब 5 यहाँ पर भी काउंट हो रहा है, यहाँ पर भी काउंट हो रहा है, तो हम कहाँ उसे काउंट करेंगे? हम ऊपर वाली क्लास में काउंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज ऊपर वाली क्लास में काउंट होंगी, उनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर आएगी। नेक्स्ट ग्रुप में आप 6 से काउंटिंग शुरू। बेसिकली ये कंटिन्यूस डेटा के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा में देखो, अगर वैल्यू अब मैंने अगर 0 से 5 तक का इंटरवल बना लिया और अगर अगली क्लास मैंने 6 से शुरू कर दी और मेरे पास जो डेटा है उसमें 5.5 भी है, अब देखो 5.5 ना यहाँ लाया करेगा ना यहाँ लाया करेगा। अगर ये इंटरवल, अगर ये वाला जो इंटरवल है, लिख कर मैं दिखाती हूँ आपको, अगर ये वाला इंटरवल, ये वाली क्लास, पहली वाली जो क्लास है, ये अगर 0 से 5 होती और ये वाली क्लास जो है ये कहाँ से शुरू होती? ये 6 से होती। ये 6 से, इस 5 की बजाय जो है वो 6 होता। ठीक है, फिर क्या होती? 6 से 11 होती या 10 होती, जिस तरह से भी दिया हुआ होगा। ठीक है, फिर क्या होता? अब देखो, पहली क्लास 0 से 5 है, नेक्स्ट क्लास 6 to 11 है, मेरे पास डेटा में एक वैल्यू है 5.5। तो कहाँ लाई करेगी ये वैल्यू? ये तो ना फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रही है ना सेकंड ग्रुप में लाई कर रही है। तो जब हमारे पास कंटिन्यूस टाइप का डेटा होता है, तब हम जो क्लास लिमिट्स बनाते हैं वो क्लास बाउंड्री की शक्ल में ही बनाते हैं। सॉरी, क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास ये चीज कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ये बना रहे होते हैं, कब बनाते हैं हम ये। ठीक है, लेकिन इसमें काउंटिंग किस तरह से करनी है? अगर 5 आ रहा है डेटा सेट के अंदर तो 5 को हम ऊपर वाले ग्रुप में काउंट करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप में हम 6 7 8 9 10 ये वाली वैल्यूज काउंट करेंगे। इससे नेक्स्ट ग्रुप में हम 10 ऊपर काउंट हो गया, 10 की फ्रीक्वेंसी ऊपर आएगी। ठीक है, 10 अगर डेटा सेट में है तो उसको काउंटिंग में हम ऊपर वाले ग्रुप के साथ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर 10 यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप में हम 11 12, यानी कि 10 से आगे 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 15 तक 10 से आगे की वैल्यूज, 10.1 से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, 10 से आगे की वैल्यूज इसमें काउंट करेंगे हम। ये हमारे पास हो गया। जब हमारे पास कंटिन्यूस टाइप का डेटा होता है तो फिर हम इस तरीके से इंटरवल्स बनाते हैं। इन इंटरवल्स में हमें क्लास बाउंड्रीज की जरूरत नहीं होती, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज क्लास बाउंड्रीज, दीज आर एक्चुअली क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, वो है कि अच्छा, एक और चीज इसमें बतानी है मुझे आपको, कि वो है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ इसमें कैसे काउंट करेंगे हम? इससे पिछले में तो मैंने आपको ये बताया कि आप अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की अपर लिमिट जो है उसमें से आप इसकी लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। यहां पर आपने क्या करना है? अपर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, एंड लोअर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास, इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 0 से आएगा 5। यहां पर भी आपके पास क्लास विड्थ क्या होगी? आई हमारे पास क्या होगा? क्लास विड्थ आई कह सकते हैं, एच कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर भी क्या है? 5 ही है। सही है, क्लियर हो गया ये? अगर ये इस तरह से ना होता, 0 से 5 होता और फिर 6 से 11 होता, तो 6 - 0 से क्या आ जाता? 6 आ जाता। आपने बस क्लास विड्थ को फाइंड आउट करने के लिए कि क्लास इंटरवल्स अगर दिए हैं और उसमें से क्लास विड्थ निकालनी है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने क्या करना है, चाहे किसी भी टाइप के इंटरवल दिए हैं, चाहे कंटिन्यूस टाइप का इंटरवल है, चाहे क्लास लिमिट्स दिए हैं, चाहे क्लास बाउंड्रीज दिए हैं, क्लास विड्थ निकालने का तरीका क्या है, आई या एच निकालने का तरीका क्या है, कि दो कंसेक्टिव क्लासेस लेनी है, कोई सी भी दो क्लासेस, उसमें से एक की, दोनों की लोअर लिमिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 - 0 तो आपके पास आ जाएगा 5। ये क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका है।
सॉरी क्लास विड्थ निकालने का तरीका है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लास विड्थ आपने हमेशा इसी तरह निकालनी है, सही है, चाहे वो किसी भी टाइप के इंटरवल्स दिए हैं आपको, क्लास लिमिट्स दी हुई हैं या क्लास बाउंड्रीज दी हैं, आपको इसी तरह से निकालना है क्लास विड्थ को। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कि आपको याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हम जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया तो सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया अनग्रुप्ड के लिए, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अनग्रुप में मैंने क्विज के कुछ मार्क्स लिए, उसमें मैंने यहाँ का लिखा 1 2 3 4 5 और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। मैंने कहा कि हर इंडिविजुअल का जो डेटा है उसे हम एक्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही ग्रुप के अंदर 5 5 पॉइंट्स एक साथ हैं, 1 से लेकर 5 तक के पॉइंट्स हैं, 6 से लेकर 10 तक के पॉइंट्स हैं, 11 से लेकर 15 तक के पॉइंट्स हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे अगर इस क्लास में से एक्स लेना है, अब यहाँ तो 5 वैल्यूज हैं, मुझे कोई एनालिसिस करने हैं, मुझे उसमें एक्स रिक्वायर्ड है। अब मैं इसमें से एक्स किसको कंसिडर करूंगी? So midpoint of the interval will be considered as x in the grouped frequency distribution. ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 5 + 1 ÷ 2, 10 + 6 ÷ 2। ठीक है, अब देखें 5 + 1 ÷ 2 तो आ जाएगा 3, 10 + 6 ÷ 2 तो आ जाएगा 7। ठीक है, इसी तरह से 11 + 15 ÷ 2 तो हमारे पास आ जाएगा 13। इस तरह से 16 + 20 ÷ 2, ये पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जो भी वैल्यू आपके पास है एक्स की आएगी आपने वो यहाँ लिख देनी है। तो एक्स क्या है बेसिकली? एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल, यानी मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल विल बी ट्रीटेड एज एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने हमने डेटा की प्रेजेंटेशन तो देख ली कि डेटा को प्रेजेंट किस तरह से कर रहे हैं हम, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अब डेटा को प्रेजेंट करने के बाद हम इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। उस एनालिसिस में हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मीन से हम स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।